नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केडीएमसी चुनाव शिवसेना मनसे में सीट शेयरिंग तय, मनसे का महापौर बनने का दावा। प्रयागराज में माघ मेले का 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। आस्था, तप और साधना का पावन पर्व। मुंगेर के खड़गपुर दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 100 बेड अस्पताल, पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं समेत कई विकास योजनाओं को दी सौगात। एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर तीखा हमला, कहा 2027 चुनाव में यूपी में भी होगा सपा का सफाया। गया में अवैध बालू खनन माफियाओं का तांडव, वन रेंजर पर जानलेवा हमला। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है, जिसके तहत 122 सीटों में शिवसेना उद्धव 68 और मनसे 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार मनसे सोमवार से अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म वितरित करेगी और नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच मनसे नेता राजू पाटिल ने भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी युति केवल दिखावे की है, मनसे नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लालच में मनसे छोड़कर गए लोग अब दोबारा लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लिए दरवाजे बंद है। पाटिल ने दावा किया कि इस बार केडीएमसी में मनसे की जीत होगी और नगर निगम में मनसे का महापौर बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त सभा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि साधु संतों की राजनीति से दूर रहना चाहिए। पहली बार हम लोग ये एक्सपीरियंस में से जा रहे हैं कि युति का हमें इसके पहले कभी अनुभव नहीं था। सीट शेयरिंग कैसी की जाती है या कैसे बार्गेनिंग की जाती है, इसका कुछ भी अनुभव नहीं था। फिर भी एक अच्छे माहौल में हमारे सब सीटें फाइनल हुई है और एक पॉजिटिव ये लेके हम लोग अप्रोच लेके आगे जा रहे हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जो ये लोग जो सामने वाले जो सत्ताधारी जो बोल रहे इतने साल से कि हमने विकास किया है, तो वो विकास क्या किया है वही दिखा के हम लोग भी सामने जा रहे हैं। जैसे जो रास्ते बने या जो काम चालू है, जो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है, इनके विकास के नाम पे जो काम चल रहे हैं उसकी वजह से ये सब लेके जा रहे हैं। बुलेटिन में अगली खबर प्रयागराज से। माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला आस्था, तप और साधना का पावन पर्व है। कुंभ के छोटे रूप माने जाने वाले इस मेले में संगम स्नान से पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना की जाती है। 2026 में भी श्रद्धालुओं की आस्था का महासंगम देखने को मिलेगा। ऐसे में मेला साल 2026 में यह आयोजन 3 जनवरी से होने जा रहा है, जो 3 फरवरी 2026 तक चलेगा। आपको बता दें कि धार्मिक दृष्टि से त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व माना गया है, जिसके लिए देखिए कैसे अब माघ मेले के प्रारंभ से पहले साधुओं और संतों का आगमन शुरू हो गया है। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र स्थित इंडिया प्रेस्बाइटेरियन चर्च में धर्मांतरण के आरोप को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का विरोध किया। विरोध के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने पादरी डेविड को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। कि ठीक सा मुकदमा लगेगा और हमारे गवाह जितने भी लोग हैं जितने खड़े हैं यहाँ पर, ये भी गवाह हमारे गवाह बनेंगे और हमारा एक जो कानूनी दाव पेच है इसमें, उसमें भी तरीके से लिखवाएंगे, ऐसा लिखवाओ ताकि हम सुनो। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो महिलाएं कहाँ हैं? 10 चर्च के अंदर सभी लोग थे भाई साहब। आप एक एक कर को आधार कार्ड चेक करके काफी मिली के तब अब आपने खाली बस वही है, डायरेक्ट हो गया। वो नाम ढूंढेंगे हम, कहाँ हम ढूंढेंगे? क्या पता, उसने बयान दिया है। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, फिर वही वाली बातें रहेगी। बूंदी खिलाने के नाम से हिंदू समाज की बहनों को ईसाई बनाने के लिए लोग मिशन चला रहे हैं। और ये चर्च है देवीगंज की, जिसमें बड़ी तादाद में ईसाई बनने के लिए हमारी हिंदू बहनें, उनको समझ नहीं आता, गुमराह करके ये लोग बुलाते हैं और पादरी पकड़ा गया है। बजरंग दल के लोगों ने आंदोलन किया है
यहाँ का LIU सिस्टम, इस क्षेत्र में जो LIU की व्यवस्था देखता है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक हिंदू समाज के लोगों को बर्बरतापूर्वक मुकदमा करते हैं, स्वयं संज्ञान लेकर के। और ईसाई धर्म में इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, वो मामला इनके संज्ञान में आज तक नहीं आ पाता। हम लोग अपनी पूजा याचना होती है, हर संडे लोग आते हैं, मैं किसी को बुलाता नहीं, जो अपनी मर्जी से आता किसी को भगाता है। आज लास्ट संडे था 2025 का, तो हमने सोचा कि इसमें जो है थोड़ा सा प्रेम भोज किया जाए। जिन लोगों को आपत्ति है अगर ये चीज मेरे पर जुर्म लगाना है, ये धर्म परिवर्तन अगर एक भी सिद्ध कर दे। अभी 2 वर्ष पूर्व भी इसी चर्च पे मामला हुआ था और भारी संख्या में धर्म परिवर्तन का मामला किया। इनके ईसाई अवधि के अनुसार आज ये आखिरी रविवार था और ये इसी प्रकार का करते हैं कि वर्षों से जो बरगला करके भोले भाले अशिक्षित मजदूर किस्म के जो हमारे हिंदू परिवार हैं उनको बरगला करके प्रलोभन दे करके डरा धमका करके तैयार करते हैं और ये अभियान चलाते हैं कि चर्चों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण का खेल करेंगे। तो ये चर्च में आज लगभग 150 की संख्या में हिंदू हमारे आए थे और उनको धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ऐसी जब संदेह हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के हिंदू नौजवान चर्च को घेरा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस समय से आई और आने के बाद ये सही साबित हुआ कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंगेर से। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल के लिए आज का दिन स्वर्णिम साबित हुआ, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सहगृह मंत्री सम्राट चौधरी ने क्षेत्र के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की सौगात दी। 2 दिवसीय गृह विधानसभा दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने खैरा गांव में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसके बाद खड़गपुर अनुमंडल में नवनिर्वाचित 100 बेड वाले अस्पताल में चिकित्सीय सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने खड़गपुर झील में नौका विहार का उद्घाटन किया और हेलीकॉप्टर से झील व भीमा बांध क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। झील के सौंदर्यीकरण को लेकर कैफेटेरिया में डीजीपी सहित विभिन्न विभागों के सचिवों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान भीमबांध जंगल में पीपीपी मोड पर वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट पैलेस निर्माण, गंगा से खड़गपुर झील तक पानी पहुंचाने की योजना और पंप स्टोरेज पावर सिस्टम, लगातार सस्ती दर पर बिजली उत्पादन जैसी जन उपयोगी योजनाओं को लेकर सहमति जताई गई। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मुझे विधायक भी बनाया है, विधायक का भी दायित्व पूरा करना है। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं सुना, तो यहाँ पर खड़गपुर झील को आकर्षण का केंद्र बनाना, भीम बांध को पूर्ण रूप से दुनिया के स्तर पर खड़ा करना, कई जलाशय का निर्माण कराना, बरियारपुर से जमुई सड़क को 4 लेन, जंगल के बीच में जो सिंगल लेन है उसको 7 मीटर तक का अभी 3 लेन सड़क बनाने का निर्देश दिया है। और कई चीज़ें हैं, वाटर सप्लाई से जुड़े हुए, खड़गपुर झील में जो पानी आ रहा था गंगा जी से, उसको सिंगवानी डैम में भी उसको एक तरह से खड़ा करके वहाँ भी गंगा जी का पानी पहुँचाने का, और ये टूरिस्ट हब बनेगा। बिहार के लोग, देश के लोग खड़गपुर आएंगे और यहाँ पूरे झील से लेकर जंगल का आनंद लेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा को एसआईआर से इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि बिहार में एसआईआर लोग होने के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह सफाया हो गया। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद 2027 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सपा के गुंडा राज और जंगल राज को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया, और इनको लगता है कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी, आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। सर
अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं और अगली खबर गया से। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में अवैध बालू खनन को लेकर माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब सरकारी अफसर भी सुरक्षित नहीं हैं। भलुआ इलाके में रविवार तड़के अवैध बालू खनन की सूचना कार्रवाई के लिए पहुंचे वन विभाग के रेंजर अरविंद कुमार पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। गश्त के दौरान एक बालू लदे ट्रैक्टर को रोककर पूछताछ करते ही 25 से 30 की संख्या में पहुंचे माफियाओं ने घेराबंदी कर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक बड़ा पत्थर रेंजर के सिर पर लग गया और वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अफरा तफरी का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि अन्य कर्मियों ने रेंजर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर बाराचट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायल रेंजर ने मामले थाने में लिखित शिकायत देने की बात कही है। वहीं बाराचट्टी थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अरमेंद्र किशोर ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है और संदिग्धों की पहचान कर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बाद वन विभाग के कर्मियों में आक्रोश और इलाके में अवैध बालू खनन को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है। हमको गुप्त सूचना मिल रहा था कि बालू माफिया के द्वारा बालू जंगल से निकाल करके लोग व्यापार करता है। हम उसी दरमियान मान लिया उसको जब्त करने के लिए वहाँ गए थे, तो देखा कि मान लिया 5-7 गाड़ी मान लिया बालू लोड कर रहा है। हम लोग को देखते ही वो सब अपना हाइड्रोलिक के द्वारा बालू को गिराते हुए भागने लगा। उसमें 2 गाड़ी को हम लोग पकड़े भी और उसके बाद पीछे से कुछ माफिया जो 20-25 की संख्या में थे वो ईंटा पत्थर से चलाना स्टार्ट किए, तो हम उसको हरकाने के लिए उतरे गाड़ी से कि डटते हैं भाई। इसी दरमियान मान लिया वो हम पर मान लिया टूट पड़ा और काफ़ी चोटें मान लिया सर में, तो आप टोपी लगाए हुए हैं कि लोग देख कर के खराब न लगे। 22 टंका भी पड़ा है पंजरी में। यहाँ पर एक ईंटा तो मारा, उसके बाद उस सबको हुआ कि माथा पर मारोगे तो इंजरी मिल जाएगा, तो माथा पर नहीं, तब मान लिया अपना अंजा पंजा पीठ जहाँ तक हुआ वहाँ तक वो सब अपना से छोड़ा नहीं है, लेकिन तो समय है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भुवनेश्वर के खंडगिरी और उदयगिरी की ऐतिहासिक धरोहरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खंडगिरी और उदयगिरी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, जहां करीब 2000 वर्ष पहले शिल्पियों द्वारा बनाई गई जीवंत कलाकृतियां आज भी संरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि इन स्थलों के माध्यम से जैन धर्म के इतिहास और परंपराओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है और यह अनुभव अत्यंत सुखद है। भुवनेश्वर की उदयगिरी और खंडगिरी के हमारी सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है। आज से 2000 साल पहले भी हमारे शिल्पियों ने किस तरीके से जीवंत कलाकृतियां बनाई हैं जो कि आज तक संरक्षित हैं, और इसके साथ ही साथ हमें जैन धर्म के बारे में भी बहुत पता लगता है। हम लोग यहाँ पर आए भुवनेश्वर में और इन केव्स को देखने का हमें सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। जय भारत, जय हिंद। सर धौली कैसे? बुलेटिन में अगली खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निर्धारित कार्यक्रम से विलंब से पहुंचे, जहां खराब मौसम के कारण वे राजकीय वायुयान से सरसावा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे गंगोह रोड स्थित MRS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व सांसद विधायक बाबू मुल्की राज सैनी की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने संबोधन में उन्होंने देरी का कारण मौसम को बताया और कहा कि चाहे कुछ भी हो, सहारनपुर आना उनके लिए जरूरी था। और इस दौरान डिप्टी सीएम ने खुला राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि भाजपा न केवल 2027 बल्कि 2029 तक भी सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका है, जबकि सपा आपराधिक की राजनीति का प्रतीक कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, जहां अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मतदाता सूची के शुद्धिकरण और निष्पक्ष चुनाव से घबराया हुआ है, जबकि भाजपा पारदर्शी और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है।
मौसम थोड़ा विपरीत था, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाज सेवा में समर्पित रहे और असली समाजवादी चौधरी श्री मुल्की राज सैनी जी, जिनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे 14 दिसंबर को आना था, उस समय नहीं आ पाया। आज मौसम विपरीत था, लेकिन मैंने ठाना था कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके लिए आना हुआ। मैं पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, समाज के जितने साथी हैं, सबको आज मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आएगा जब फिर आएंगे और हम सैनी जी के गांव में भी जाएंगे और वहां जाकर के फिर देखेंगे भी, और गांव की जो सड़क है उसको मुल्की राज सैनी जी के नाम से करेंगे और उसका चौड़ीकरण भी करेंगे। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज इन दिनों बदल रहा है। घने कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर कई राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में भी कोहरे और ठंड की स्थिति देश के कई राज्यों में बनी रहेगी। कोलकाता में अपने बेटे की हिरासत को लेकर जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक छोटी सी घटना थी जब उनका पीएसओ जुम्मा खान सुबह अचानक उनके कार्यालय में घुस आया। उस समय वह अपने बेटे से बातचीत कर रहे थे और पीएसओ ने घर जाने के लिए छुट्टी की मांग की। हुमायूं कबीर ने के अनुसार उनसे बाहर जाने को कहा गया, लेकिन वह नहीं गया और छुट्टी की मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद उसे घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पीएसओ ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। वो छोटा से घटना घटा, वो मेरा जो सिक्योरिटी है वेस्ट बंगाल पुलिस का, उनका नाम है जुम्मा खान। वो सुबह सुबह मेरा ऑफिस में अचानक घुस गया। घुस के वो मेरा लड़का को साथ में बातचीत कर रहा है, उसी टाइम वो घुस के वो घर जाने के लिए छुट्टी मांगा। तो मैं बोला जो तुम थोड़ा बाहर जाओ, अचानक क्यों घर में आया, मेरा कोई बेटा को साथ बातचीत कर रहा है, बाहर में जाओ। तो बाहर में नहीं जाने के लिए वो बोला क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरा छुट्टी चाहिए, आज घर जाना चाहिए। तो बोले भाई तुम बाहर जाओ ना, तुम बात को बात करी। वो नई बात सुना, इसीलिए थोड़ा उनको घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया, इसीलिए थोड़ा मचमचा हुआ। तो इसीलिए वो कंप्लेन लॉन्च किया। तो पुलिस में अचानक मेरा घर आके मेरा बेटा को लेके गया, डिटेंशन किया। अभी तक वो उसका चल रहा है, बातचीत पुलिस वाला कर रहा है, वो क्या निर्णय ले। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 25 जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बीट पुलिसिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एआई और बिग डाटा एनालिसिस की मदद से तैयार यक्ष ऐप का लोकार्पण भी किया। यक्ष ऐप बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है, जिसमें अपराध, अपराधी और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध होगा। इस ऐप के जरिए बीट पुलिस कर्मियों के रोजाना कार्यों को आसानी से रिकॉर्ड और प्रतिबंधित किया जा सकेगा, जिससे पुलिसिंग और कानून व्यवस्थाओं में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता लाई जा सकेगी। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।